जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक का शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो रेखीय संवेग है वो किस तरह से संरक्षित रहता है। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके नीट और आईआईटी में पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई कोलिजन है, कोलिजन की कंडीशन में किस तरह से अपना जो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, किस तरह से जो ऑब्जेक्ट है बिफोर उनकी वेलोसिटी क्या होती है और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटियाँ किस तरह से वेरी करती है। तो इन सबके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है कि गन रिकॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें क्या है कि कोई भी एक बंदूक है जिससे हम कोई भी एक गोली है वो फायर करते हैं, तो फायर करने के बाद में जो हमारी बंदूक है वो किस वेलोसिटी के साथ बैक साइड में जाती है और गोली है जो बंदूक से निकल रही है वो किस वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जाती है। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो हमें करना है, रॉकेट्स जो propulsion से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी कि जब रॉकेट का नोदन होता है, यानी रॉकेट है वो अपने अर्थ के सरफेस से जो अंतरिक्ष की तरफ जाती है, तो उस वक्त किस तरह से जो अपना रॉकेट है उसकी वेलोसिटी है वो समय के साथ है वेरी करती है। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है उसके लॉ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो होता क्या है। तो देखिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका अगर द्रव्यमान m है और वो किसी वेलोसिटी v के साथ जा रही है, तो जो मास m और वेलोसिटी v, इन दोनों के मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं, हमारा लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। अब हमारा जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से हमारा जो अपना लीनियर मोमेंटम होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखिए, हमारा जो वेलोसिटी है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन मान लेता हूँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर जो हमारा लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। यूनिट क्या रहती है, यूनिट हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि देखिए मास है उसकी यूनिट कितनी होती है, केजी होती है। ठीक है, वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो अपना मोमेंटम है जो लीनियर मोमेंटम, उसकी यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। डायमेंशन क्या है, यानी कि इसकी विमा क्या है, तो विमा इसकी देख लेते हैं। विमा हो जाएगी अपनी इसकी, देखिए यहाँ केजी है तो केजी को एम से दिखाएंगे, एक बार आ रहा है तो वन आ जाएगा। मीटर का वो एल से दिखाते हैं, वन आ जाएगा। सेकंड है वो बटे में है तो यानी कि टी इनवर्स आ जाएगा। ये इसकी डायमेंशन आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं एक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, बड़ा ज़्यादा है, यानी कि 10 केजी मान लो। एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कम है, मान लेते हैं 1 केजी है। ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अगर बड़े वाली वस्तु और छोटे वाली वस्तु, यानी कि जिसका 10 केजी वेट है और 1 केजी वेट है, दोनों का अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि मोमेंटम इक्वल है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको अगर दे दिया जाए कि जैसे 10 केजी वाली जो वस्तु है उसका अगर वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, और आपसे पूछ लिया जाए कि जो छोटे वाली वस्तु है उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि दोनों का मोमेंटम बराबर है, तो इसका मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, 10 केजी है, वेलोसिटी कितनी है, 2 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आ गया 20 आ गया। इसकी मोमेंटम कितनी है, ये 1, वेलोसिटी कितनी है वही तो अपने को फाइंड करनी है। अपने को मोमेंटम दोनों का इक्वल दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पर दोनों को साइड को बराबर किए, 20 इक्वल्स टू यहाँ से कितना है, v है, तो यानी कि ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाएगी, तब इनका मोमेंटम बराबर होगा। एक साइड में आपके सामने भी वीडियो आ रही है, इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि दो लड़के हैं वो झूले ले रहे हैं, जिसका वजन कम है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ झूले ले रहा है, जबकि जिसका वजन ज्यादा है वो काफी धीरे धीरे रफ्तार के साथ झूले ले रहा है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि देखिए मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है मोमेंटम। ठीक है ना। अब देखिए, अपना p इक्वल टू किसके बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर हमारा मास m है वो कांस्टेंट है, मास m है वो कांस्टेंट है, तो अपना जो लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर हो जाएगा, समानुपाती v के बराबर हो जाएगा। अगर इन केस मान लीजिए अगर आपका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो समानुपाती किसके आ जाएगा, मास के समानुपाती आ जाएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ कैसे आएगा, तो ये देखिए मास कांस्टेंट है तो p और v के अंदर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, एक सीधी रेखा आएगा, सरल रेखा आएगा ना। इसी प्रकार से अब यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जब हम लीनियर मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो भी आपके पास में एक सरल रेखा आएगा। इस केस में क्या है, आपका मास m है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और सेकंड इस वाले केस में क्या है, इसमें आपका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो हम लीनियर मोमेंटम के बारे में मोटा मोटी जान चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस और देख लेते हैं कि देखिए अगर कोई भी दो वस्तु हैं जिनके आपको दे रखा है मोमेंटम है वो इक्वल है, जैसे इसका मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका दे रखा है कि मास है वो तो m2 है और वेलोसिटी है v2 है, और आपको दे रखा है कि जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है दोनों का मोमेंटम है वो इक्वल है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, मोमेंटम p है वो किसके बराबर होगा, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। इस केस के अंदर क्या है, आपका p है वो नियत है, बराबर है दोनों कंडीशन के अंदर, है ना। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे v1
इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर P है, P के क्या ऐसा लिख सकते हो आप, इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, V2 है वो बराबर P बाई, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि अगर आपका P कांस्टेंट है, P इक्वल्स टू, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, अगर P कांस्टेंट है तो आपके पास में V समानुपाती 1/m आ जाएगा। तो यहाँ से एक ग्राफ क्या बनेगा, वेलोसिटी और मास के अंदर ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये कब कंडीशन आ रही है, जब आपका संवेग P है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब पढ़ते हैं अपना जो लीनियर मोमेंटम है उसका जो कंजर्वेशन का जो लॉ है वो हमें क्या बताता है। करते हैं कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन का नियम क्या है। तो मान लेते हैं फिर से कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो किसी वेलोसिटी v के साथ जा रही है, तो इसका मोमेंटम p है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी के। और दोस्तों हमने जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से हमने देखा है कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है ना, पढ़ा है आपने। अगर क्या होता कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, यानी जो किसी ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला जो बल है वो जीरो होता, उस कंडीशन के अंदर हमारा चेंज इन जो मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो कितना होता, जीरो होता, होता ना जीरो। तो यहाँ पर मोमेंटम है वो जीरो किस कंडीशन में होगा, जब हमारा जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो यानी कि समय के साथ है जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका लीनियर मोमेंटम वो चेंज नहीं हो रहा, यही तो कंडीशन है। तो यही तो अपना लॉ ऑफ जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगे, यानी कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लगने वाले जो जितने भी एफ एक्सटर्नल है वो अगर जीरो है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सिस्टम है उसका मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, और इन एयर मॉलिक्यूल्स के जो मास है वो अलग अलग है। मान लेते हैं ये एक एयर मॉलिक्यूल है जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। इसी प्रकार से एक दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है जिसका मास है m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। इनकी डायरेक्शन है वो कुछ भी हो सकती है। इस बॉक्स पे कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है, यानी कि एफ एक्सटर्नल है वो जीरो लग रहा है, एफ एक्सटर्नल है वो जीरो लग रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है अगर आपस में किसी तरह की भी कोलिजन कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से टकराते हैं, तो सिस्टम में कोई बाहर से तो बल नहीं लग रहा है, तो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर मास जो यानी कि किसी एक मॉलिक्यूल जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी v1 है, प्लस जो दूसरा मॉलिक्यूल जिसका मास m2 वेलोसिटी v2 है, इसी प्रकार से n मॉलिक्यूल्स है, इसमें n है और vn है, इन सभी का जब अपने ऐड करेंगे तो वो सारा किसके बराबर आएगा, जीरो आएगा। इसको हम क्या करेंगे, देखिए m1v1 है, इसको मैं क्या p1 वेक्टर लिख सकता हूँ, यानी कि जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, जो हमारा जो सेकंड मॉलिक्यूल्स है उसका लीनियर मोमेंटम, इसी प्रकार से सभी मॉलिक्यूल्स का जो लीनियर मोमेंटम है वो इक्वल। यहाँ दोस्तों आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में लगातार टकराते जा रहे हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स है जो इंडिविजुअल इन मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है। किस तरह से, देखिए एग्जांपल समझाता हूँ। स्टार्टिंग में मान लेते हैं जो अपना जो मास m1 है, ये किसी मॉलिक्यूल का मास m1 है और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स है जिसका मास है m2 और वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आफ्टर कोलिजन है इनकी वेलोसिटी वो चेंज हो जाती है, इसकी वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड हो गई, और ये दूसरा वाला है ये थोड़ा हल्का था m2, तो इस वजह से क्या है इसकी वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि इनका इंडिविजुअली तो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है, यानी कि m1 है उसका पहले जो मोमेंटम था और बाद में जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है ना। इसी प्रकार से m2 का पहले कुछ और मोमेंटम था और बाद में कुछ और मोमेंटम हो रहा है, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो रहे हैं। परंतु जब हम उनका वेक्टर ऐड करेंगे, यानी उनके सभी मोमेंटम का, यानी निकाय के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का वेक्टर एडिशन करेंगे, तो वो सारा का सारा क्या है, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट के ऊपर निकल कर आते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोई भी अगर सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई एफ एक्सटर्नल है वो नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का जो टोटल जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि क्या हम अपना जो लीनियर मोमेंटम जो कंजर्वेशन का लॉ है उसे क्या न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अपना जो मोमेंटम कंजर्वेशन है तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि जो सिस्टम है मान लेते हैं उसका जो मोमेंटम p1 प्लस p2 वेक्टर है वो जीरो रहेगा, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं जो मोमेंटम वो किसके बराबर, p1 वो बराबर है m1v1 वेक्टर के। इसी प्रकार से जो हमारा p2 है वो बराबर है m2v2 वेक्टर के, इक्वल्स टू जीरो। दोनों साइड है आप टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर क्या है डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके मास है वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो नहीं रहे, वो तो सेम ही है। तो इस वजह से जब टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 dv1 वेक्टर बाई dt प्लस m2
डी वी वेक्टर बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपना डी वी वन वेक्टर बाई डी टी है और डी वी वी वेक्टर बाई डी टी है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये एक्सीलरेशन के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा मास m1 है उसका एक्सीलरेशन a1 है, प्लस हमारा जो मास m2 है उसका एक्सीलरेशन a2 है, ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये अपना किसके बराबर है, ये अपना f यानी कि m1 है, इसकी फोर्स f1 के बराबर आ गया, प्लस ये f2 के बराबर आ गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता है कि जो f1 वेक्टर है वो किसके बराबर आता है, माइनस ऑफ f2 वेक्टर। तो इसको हम जो लास्ट वीडियो में हमने जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ पढ़ा है उससे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं। हमने वहाँ क्या देखा था कि कोई भी एक सिस्टम है जिसमें कोई भी एक मास m1 है जिसकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर, और एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और उसकी वेलोसिटी कितनी है v2 वेक्टर है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हमारा जो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनके जो सिस्टम है उस पर किसी तरह का एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, किसी तरह का भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट m2 है वो जितना फोर्स m1 पे लगाएगा उतना ही m1 m2 पे लगाएगा। ये था ना, हमने ये तो पढ़ा था कि जितना फोर्स है जो अपना 1 है, ऑब्जेक्ट 1 है वो 2 पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स 2 है वो 1 पे लगाएगा। मैग्नीट्यूड बराबर होंगे पर उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, इसलिए वहां हम नेगेटिव साइन के साथ शो कर देते हैं, यहाँ भी हम नेगेटिव साइन के साथ ही शो करें। यानी कि जो अपना जो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का लॉ है वो अपना न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके इक्वल ही है। ठीक है, अब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स है उनको देख लेते हैं। जैसे अपना कोलिजन वाला हो गया, अपना गन रिकॉइल वाला हो गया, अपना जो जो रॉकेट है, रॉकेट की किस तरह से मोशन होता है उससे रिलेटेड जो एग्जांपल है उनको हम स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कोलिजन के बारे में। यहाँ हम सिर्फ कोलिजन में किस तरह से अपना जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ लगता है उसको ही हम स्टडी कर रहे हैं। डिटेल में जो अपना इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक जो कोलिजन है उसको हम आगे वाली वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कोलिजन होता किस तरह से। आपके सामने वीडियो है उसमें आप कोलिजन देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जो स्टार्टिंग के अंदर मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसमें एक का मास है m1, सेकंड का जो मास है वो m2 है। ठीक है, और इनकी स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लेते हैं u1 और u2 है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन क्या है, ये कोलिजन से पहले की कंडीशन है। और बाद में क्या है कि जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये कंडीशन कौन सी है, ड्यूरिंग कोलिजन की कंडीशन। ड्यूरिंग कोलिजन की कंडीशन के अंदर जो हमारे मास m1 वो m2 है उनके किसी माइक्रो सेकंड के लिए यानी किसी बिल्कुल अल्पीय समय अंतराल के लिए जो वेलोसिटी है वो इक्वल होगी, जिसे मैं u से डिनोट करता हूँ। फिर ये दोनों कोलिजन करने के बाद वापस दूर दूर हो जाएंगे, तो ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है। तो देखिए जब हम कोलिजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे कि कोलिजन की कंडीशन क्या है, कि किन कंडीशन के अंदर है ये कोलिजन होगी। इसमें हम किसी एक लीनियर में यानी कि वन डायमेंशन के अंदर कोलिजन पढ़ेंगे, हम किसी प्लेन के अंदर किस तरह से कोलिजन होता है जिसे हम त्रियक कोलिजन बोलते हैं, त्रियक टक्कर बोलते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। वहां पर अपना जो लीनियर मोमेंटम किस प्रकार से वर्क करेगा, वहां हम अलग अलग प्रकार के इलास्टिक और नॉन इलास्टिक दोनों कंडीशनों के लिए उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप स्टार्टिंग में जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है तो इसमें जो अपना m1 है इसका मोमेंटम कितना है m1 u1, m2 है इसका मोमेंटम कितना है m2 u2। ठीक है, और यहाँ पर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितने हो जाते हैं इनका m1 v1 और इसका मोमेंटम कितना है m2 v2। तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं कि जो m1 u1 प्लस जो m2 u2 ये क्या बिफोर कोलिजन मोमेंटम है। ठीक है ना, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना m1 प्लस m2 u के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो आफ्टर कोलिजन अपना मोमेंटम कितना आता है वो बराबर आता है अपना m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में अगर कहीं आपको दे दिया जाता कि भाई आपका जो u1 है उसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं स्टार्टिंग में मान लेते 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, और इसका द्रव्यमान है वो 10 kg है। ठीक है, आपका जो u2 है, u2 मान लेते हैं आपको दे रखिए 0, u2 है वो स्टार्टिंग में 0 दे रखी, और आपका m2 है वो आपको दे दिया जैसे कितना दे दिए मान लेते हैं 5 kg। तो आफ्टर कोलिजन है आपको v1 और v2 कैलकुलेट करने हैं। इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो बड़ा ही आसान है, वैल्यू ही तो पुट करनी है। तो रखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा m1 u1 की वैल्यू रखिएगा 20, ये वाली वैल्यू है 0 हो जाएगी क्योंकि u2 है वो 0 है, ये बराबर किसके होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखिए क्या आ जाएगा m1 कितनी वैल्यू है 10 v1 प्लस m2 v2, m2 कितना है आपका 5 और ये v2। तो यहाँ से आप जितना कॉमन आता है उतना कॉमन लेके काट दीजिए, तो यहाँ पर 4 इक्वल्स टू 2 v1 प्लस v2 ये रिलेशन आ गया। इसके अलावा देखिए जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन वाले जो लॉ लगाएंगे वहाँ हम इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कंडीशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप इनके अलावा और भी जो कंजर्वेशन के लॉ क्या क्या लगते हैं वहाँ हम देखेंगे। तो वहाँ से अपने पास में एक इक्वेशन उसमें और आ जाएगी, तो उन दोनों इक्वेशनों को जब आपस में हम सोल्व करेंगे तो बड़े इजीली आप v1 और v2 की वैल्यू है वो बता पाएंगे। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देख रहे हैं, तो ये एग्जांपल आप समझ चुके हैं। अब भी हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो देख लेते हैं। इस एग्जांपल में वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हो, जब भी किसी गन से बुलेट वो बाहर निकलती है तो गन है वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी प्रकार से जब किसी तोप से गोला है वो बाहर की तरफ निकलता है तो तोप भी एक पीछे की तरफ एक फोर्स है वो अनुभव करे, जिसकी वजह से क्या है, जो तोप है वो भी पीछे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो बुलेट की वजह से जब बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो किस वजह से गन है वो हमारा पीछे की तरफ जा रही है। यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है वो किस तरह से यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं, यहाँ किसी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। चाहे अपना गन और बुलेट वाली प्रॉब्लम हो, तो जो भी फोर्स यहाँ लग रहा है वो इंटरनल फोर्स लग रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से अगर गोली आगे की तरफ जाती है तो हमारा जो बंदूक है वो पीछे की तरफ आ रही है। दोस्तों यहाँ आपके सामने गन और बुलेट का एक सिस्टम है। ये आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है, ये इनिशियल स्थिति है जब अपनों ने गन से है बुलेट को फायर नहीं किया है। ये आपकी फाइनल कंडीशन है जब हमने गन से बुलेट को फायर कर दिया गया। तो जो मान लेते हैं गन का मास है वो कैपिटल एम है, जो बुलेट है बुलेट का मास है स्मॉल एम है। स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर जब बुलेट है वो गन के अंदर ही मौजूद है, क्या उस वक्त सिस्टम में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उस वजह से जो स्टार्टिंग जो मोमेंटम है वो कितना होगा, पी इनिशियल, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जो अपना गन है उसका मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, 0। अपना बुलेट है, बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, 0। तो स्टार्टिंग में जो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो 0 है। ठीक है, जब हम बुलेट है वो यानी कि जब हम गन को चला देते हैं, चलाने के बाद में क्या होगा, तो देखिए हमारा जो बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी मान लेते हैं u है, u वेलोसिटी और मास है उसका m। तो इसका अपना बुलेट का मोमेंटम कितना है, mu। इसी प्रकार से अपना मान लेते हैं गन है, गन का मास कितना है, कैपिटल M, और उसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं v है। ठीक है, तो मोमेंटम कितना हो गया, mv। तो जो फाइनल जो अपना सिस्टम है उसका मोमेंटम कितना आ रहा है, ये अपना आ रहा है mu प्लस mv। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर किसके बराबर होगा, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इनिशियल कितना है, 0 है, और फाइनल कितना है, ये अपना हो गया mu प्लस mv। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में रख दिया। तो यहाँ पर अपने क्या देखेंगे, अपने देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ जो गन है वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा माइनस ऑफ एम यू वेक्टर बाई कैपिटल एम, इसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है अपने पास में, जिस साइड के अंदर आपकी जो बुलेट जा रही है, जिस साइड में आपकी बुलेट जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ नेगेटिव से क्या दिखा रहा है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो आपका गन है, गन की वेलोसिटी होगी, यानी कि जो गन की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, और कितनी होगी, वी वेक्टर। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, जैसे गन आपको बुलेट का वेट है वो दे दिया, जैसे आपको दे दिया 10 ग्राम दे दिया, ठीक है, गन है, गन का आपको दे दिया 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम दे दिया। बुलेट है वो किस स्पीड से निकल रही है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकल रही है, और आपसे पूछ लिया जाए गन है, गन की किस स्पीड से बैक साइड में आएगी, तो कुछ नहीं रखना, यहाँ वैल्यू पुट करनी है कि वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ गया अपने पास में। तो सबसे पहले आपका जो बुलेट है, बुलेट का वेट कितना है, 10 ग्राम है। आपका जो गन है, गन का वेट कितना है, 100 ग्राम है। बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि बुलेट है वो बैक साइड में जा रही है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, इसमें देखिए क्या एक्शन रिएक्शन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पर बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो ये क्या है, एक्शन, और जो अपना गन है वो पीछे की तरफ जा रही है, ये क्या है, रिएक्शन। तो यहाँ पर यहाँ ट्रिगर जब आप दबाते हो तो ट्रिगर के द्वारा जितना फोर्स है वो बुलेट के ऊपर लगता है, उतना ही बुलेट है वो गन पर बैक साइड के अंदर एक फोर्स लगाती है। तो यहाँ न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी अपना अप्लाई हो रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ ही तो मैं बताता था एक्शन रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ अप्लाई पूरा पूरा हो रहा है और किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है रॉकेट प्रोपल्शन से रिलेटेड, यानी कि किस तरह से कोई भी एक रॉकेट है वो प्रक्षेपित होती है, उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, उसकी किसी समय टी के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, क्या यहाँ पर अपना लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है या नहीं रहता है, इन सबके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जब हमारे कोई भी सिस्टम है उसका मोमेंटम जो अपना कंजर्व है वो कब रहता है, जब उस पर जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 के बराबर हो, है ना। तो यहाँ पर जो रॉकेट का जो अपना सिस्टम ले रहे हैं, क्या वहाँ पर कोई एफ एक्सटर्नल लग रहा है, यानी कोई बाह्य बल लग रहा है। रॉकेट है, आप जानते हो रॉकेट में ईंधन होता है, तो ईंधन तो रॉकेट के अंदर ही मौजूद है। तो ईंधन जब जलेगा तब जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसी ऊर्जा के कारण ही तो रॉकेट ऊपर की तरफ गति करेगा। तो यहाँ पर सिस्टम पर कोई बाह्य बल तो लग ही नहीं रहा, जो भी बल लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है। इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि जो रॉकेट प्रोपल्शन है इसके अंदर हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, यानी कि जो सिस्टम का जो इनिशियल जो मोमेंटम है वो बराबर क्या होगा, सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है उसके बराबर। ठीक है ना। तो दोस्तों ये है हमारी प्यारी रॉकेट, ये हमारी जब इनिशियल पोजीशन है जब रॉकेट ने उड़ान भरना शुरू नहीं किया है, और ये हमारा जो फाइनल पोजीशन है जब रॉकेट है वो प्रक्षेपित होने वाली है। तो इनिशियल पोजीशन के अंदर मान लेते हैं हमारा जो रॉकेट है, रॉकेट का द्रव्यमान क्या है, m है, कैपिटल M से मैं इसको डिनोट करता हूँ। इस m में इंक्लूड क्या है, जो हमारा ईंधन है, जो ऑयल है, ऑयल का मास भी इसमें इंक्लूड है।
ठीक है ना। क्या सिस्टम में किसी तरह का मोशन है, यानी कि क्या रॉकेट ऊपर की तरफ फिर गति कर रही है, नहीं कर रही, तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो उस कंडीशन में जो स्टार्टिंग जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, क्योंकि मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो जो स्टार्टिंग मोमेंटम है वो कितना है, अपना 0 है। ठीक है। अब किसी समय टी के ऊपर जब हमारा जो रॉकेट है उसने उड़ान भरना शुरू कर दिया, उस कंडीशन के ऊपर इसका मोमेंटम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान की। तो स्टार्टिंग में द्रव्यमान कितना है हमारा सिस्टम का, वो कैपिटल एम था। अब देखिए इसमें जो ईंधन भरा है वो ईंधन जलेगा तो एनर्जी मिलेगी ना अपने को। तो मान लेते हैं जो अपना इसमें जो टोटल मास था उसमें डीएम मास है वो कम हो जाता है। ठीक है, डीएम मास कम हो जाता है और ये मास कहाँ चला जाता है, धुएं की फॉर्म में चला जाता है, यानी गर्म गैसेज की फॉर्म में हो जाता है। यानी कि जो डीएम जो मास है रॉकेट में से कम हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो गैसेज की फॉर्म में जा रहा है। यानी कि जो हमारी गैस है उसका द्रव्यमान कितना है, डीएम है। ठीक है। अब हमारी रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो गैसेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मान लेते हैं हमारा जो रॉकेट है, रॉकेट की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये कितनी है, ये मैं वी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारा जो गैसेज है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में जो गैसेज है उसकी वेलोसिटी कितनी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो गैसेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये किसके बराबर है, मान लेते हैं यू है, यू के बराबर है। और यू कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव चिन्ह के साथ जब दिखाएंगे इसको, रिलेटिव वेलोसिटी जब भी लिखोगे इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाता, मैं सीधा यू लगा देता हूँ ताकि डायरेक्शन में आपको लेते समय दिक्कत ना आए। अब अपना रॉकेट है, रॉकेट के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो गैसेज है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका जो गैसेज है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस हमारी रॉकेट है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में रखोगे, वेक्टर फॉर्म में रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वी जी आर वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, वी जी जी। ये कौन सी, अगर देखिए अपवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ले रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो गया। तो वी जी जी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो माइनस यू के बराबर हो जाएगा। और वी आर जी है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस वी, है ना, ये। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, ओवरऑल माइनस ऑफ यू प्लस वी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, डाउट हो तो बताइएगा। अब इसमें मोमेंटम देखते हैं किस तरह से मोमेंटम हमारा रहेगा। फाइनल जो मोमेंटम है पी एफ जिससे मैं डिनोट करता हूँ किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा जो रॉकेट है, रॉकेट का मास कितना है, एम माइनस डी एम। वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो देखिए वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव के साथ लिखूंगा। ठीक है ना, वेक्टर लगा के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर भी वेक्टर लगा के लिखो क्योंकि यहाँ पर साइन डिनोट कर रहे हैं ना, तो जब साइन लगा दी तो यहाँ वेक्टर लगा के ही लिखेंगे इसको। अब देखिए प्लस अपना जो डीएम मास है, अब इसकी वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी है यू, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यू वेक्टर डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो यहाँ पर मैं इसको माइनस चिन्ह लगा के लिखूंगा। ठीक है, ये आपका पी इनिशियल है और पी फाइनल, ये आपका आ गया। अब मोमेंटम कंजर्वेशन से आप क्या जानते हो, हम जानते हैं जो सिस्टम है उसका इनिशियल जो मोमेंटम है वो बराबर होगा उसका जो फाइनल मोमेंटम है उसके बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए इसकी, तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। क्या आ जाएगा, एम माइनस डी एम, ठीक है, वी वेक्टर माइनस ऑफ डी एम यू वेक्टर, ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब यहाँ से डीएम वाली चीजें हैं उसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एम वी वेक्टर माइनस ऑफ डी एम वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एम वी वेक्टर इक्वल्स टू डी एम वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ऊपर जो हमने देखा है यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से हम जानते हैं, ये देखिए यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, आपके पास में आ रहा है जो गैसेज है उसकी रॉकेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वो किसके बराबर है, वो बराबर है माइनस ऑफ यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर, यही है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एम वी वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर डीएम मास आ जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ लिखोगे, यू प्लस वी इसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ वी जी आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से वी वेक्टर क्या आ जाएगा, वी वेक्टर, या फिर इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं, और वी वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ डी एम बाई एम और ये वी जी आर वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास में ये रिलेशन है वो क्या आ गया, आपके पास रिलेशन आ गया कि ये रॉकेट है, ये वी वेक्टर क्या है, ये दिखा रहा है आपका वी वेक्टर, हमने क्या देखा है, वी वेक्टर है आपका रॉकेट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो रॉकेट है, रॉकेट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, वो बराबर होगी माइनस ऑफ डी एम बाई एम, और अपना जो गैसेज है, गैसेज की रॉकेट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसके अंदर ही बराबर ये रिलेशन हो गया। ठीक है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने सोल्व करके और लिख लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व करके लिखते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब देखिए दोस्तों, इसको m को वापस इधर लेके आइए, m को वापस इधर लेकर आ गए। दोनों साइड क्या है, t के रिस्पेक्ट के अंदर डिफरेंशिएट कीजिएगा। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कैपिटल m है वो तो कांस्टेंट है, जो टोटल मास है वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो इधर वाली साइड है वो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले m का कीजिएगा, 0 आएगा, फिर अपने पास में आ जाएगा डी वी आर जी वेक्टर बाई डी टी माइनस इक्वस टू। अब देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ, यहाँ पर देखिए जो मास डीएम है वो तो टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इधर वाली साइड अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी एम बाई डी टी, फिर आ जाएगा वी जी आर वेक्टर प्लस। अब देखो जो अपना गेंसेज है उसका रॉकेट के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, वो नहीं हो रही, क्योंकि जिस वेलोसिटी के साथ रॉकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वही अपर डायरेक्शन में जा रहा है, चेंज नहीं हो रही। इसलिए अपना ये वाली वैल्यू है वो भी कांस्टेंट होगी, तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। फाइनली अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा एम डी वी आर जी वेक्टर बाई डी टी इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ डी एम बाई डी टी और वी जी आर वेक्टर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको ये वाली जो टर्म है ये आपको क्या दिखाती है, ये रॉकेट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी टाइम के साथ है वो चेंज हो रही है, तो यानी कि ये क्या दिखा रही है, ये रॉकेट का एसिलेशन दिखा रही है। ये क्या दिखा रही है, जो रॉकेट का एसिलेशन दिखा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से ये वाली जो टर्म आपकी निकल कर आई वो क्या है, मास रॉकेट का आ गया और रॉकेट का एसिलेशन आ गया, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के। तो यहाँ पे देखिए जो एम ए आर जी है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये देखिए मास इंटू एसिलेशन है, वो क्या दिखाता है आपको, फोर्स ही तो दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है। ये किस पे बल लग रहा है, ये रॉकेट पे बल लग रहा है। ये जो हमारी रॉकेट है, रॉकेट पर गैसेज की वजह से जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो बल लग रहा है वही तो दिखा रहा है। तो ये है क्या दिखा रहा है आपको, जो फोर्स ऑन रॉकेट, और किसके द्वारा लग रहा है, गैसेज के द्वारा, जो गैस का है गैस के द्वारा जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो लग रहा है वो ये। तो ये आ गया अपना एफ वेक्टर जो रॉकेट पे जो लग रहा है फोर्स। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू ये आपको क्या डिनोट करती है, माइनस ऑफ डी एम बाई डी टी वी जी आर वेक्टर। ये आपको क्या शो कर रहा है, ये जो गैसेज जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि जो रॉकेट के द्वारा जो गैसेज पे जो लगने वाला बल है वो उसके बराबर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जो फोर्स ऑन गैसेज विद ड्यू टू, ये इसको ड्यू टू लिखिए, ये लिखिए, थोड़ा सही लिख के देते हैं इसको, फोर्स ऑन रॉकेट, रॉकेट ड्यू टू गैसेज, और ये किसके बराबर है, फोर्स, ये है फोर्स गैसेज, और ये किसके द्वारा लग रहा है, ड्यू टू रॉकेट। मैं समझा देता हूँ। और यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रही है। तो यहाँ से समझिएगा ये आपका रॉकेट है, ठीक है, और ये रॉकेट से निकलने वाला धुआं है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रॉकेट है, एक बल है वो किस पे लगा रही है, गैसेज पे लगा रही है, किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा बल क्या है, गैसेज है वो रॉकेट पे बल लगा रही है, और कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक जो अपनों ने जो सिस्टम देखा है उसमें हम लोगों ने क्या माना है कि एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 लग रहा है, परंतु हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इन रियलिटी के अंदर हर समय क्या लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो लगता है ये रॉकेट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम एक सेकंड कंडीशन और पढ़ते हैं, जो सेकंड केस है वो देखते हैं, जिसमें रॉकेट है, रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, परंतु एक कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। उस वक्त क्या इफेक्ट है इस पर पड़ने वाला है सिस्टम पर, वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर नेग्लेक्ट माने तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा जो रॉकेट है, रॉकेट पर गैस की वजह से जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हमारा गैस है, गैस पर जो रॉकेट की वजह से जो लगने वाला बल है उसके बराबर, बस उनकी डायरेक्शन है वो एंटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ये वाली जो टर्म है इसको मैं दिखा देता हूँ, ये क्या है, ये फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू गैस है, तो मैं वी आर जी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, ये क्या है, फोर्स ऑन गैसेज ड्यू टू रॉकेट है, तो मैं इसको एफ जी आर से डिनोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रॉकेट है, रॉकेट पर जो गैस की वजह से जो लग रहा है बल है, रॉकेट पर गैस की वजह से जो लग रहा है बल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जिसको मैं एफ आर जी वेक्टर से डिनोट करता हूँ, कोई दिक्कत है। अपना जो गैस है, गैस पर रॉकेट की वजह से जो लगने वाला बल है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको मैं एफ जी आर से डिनोट करता हूँ। तो रॉकेट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए मास कितना है, मास हम जानते हैं रॉकेट का कैपिटल एम है, तो एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है।
तो देखिए इस पर अब जो लगने वाले बल हैं इनको हम बैलेंस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, जो अपना जो रॉकेट है, रॉकेट पर गैस की वजह से जो लगने वाला बल है, फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू गैसेज इक्वल टू बराबर किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमारा जो फोर्स ऑन गैसेज ड्यू टू रॉकेट, ठीक है, प्लस mg के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर हमने देखिए नेगेटिव चिन्ह पहले से लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने लिखे ना, यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह पहले से लगा चुके ना, आपको पता होगा, ये रहा नेगेटिव साइन लगाया ना, तो यहाँ नेगेटिव साइन तो आएगा, mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसको नेगेटिव साइन के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल अपने पास में क्या आ जाएगा, वैल्यू रखिएगा, ये बराबर अपने पास में आ जाएगा, दोनों साइड आ जाएगा m dv/g वेक्टर अपॉन dt, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अपना टू माइनस ऑफ vgr, ये आ जाएगा dm/dt माइनस ऑफ mg। ठीक है, यहाँ पर इस m को बोथ साइड है वो डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आएगा अपने पास में, अपने पास में आ जाएगा बाई m, और यहाँ से m फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब dt है, dt को भी बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से dt है वो चला जाएगा, यहाँ से ये वाला dt चला जाएगा, और यहाँ पर dt है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, बोथ साइड अगर अपने इंटीग्रल करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यानी समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से dv/g, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ, देखो vgr इसको बाहर रख लेते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, 1/m dm आ जाएगा माइनस ऑफ g dt। तो देखिए अब जब t इक्वल्स टू 0 था, जब स्टार्टिंग में समय 0 था, उस समय पर हमारा जो रॉकेट है, रॉकेट का मास कितना था, कैपिटल M था, हमारा जो रॉकेट की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब किसी समय t के ऊपर जब हमारा जो रॉकेट है, रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, मान लेते हैं वो m नोड है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ vgr। ठीक है, यहां पर देखिए 1/m है, 1/m का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log m आ जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो log m नोड माइनस log m आएगा, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, m नोड बाई m आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी टी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो बताइएगा। अब ये वाला जो माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह को भी अगर इसमें log में आप एडजस्ट करना चाहो तो क्या आ जाएगा, देखिए आप खुद से करके देखिएगा, ये तो log की नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, आप आराम से कर सकते हो। तो यहां से आप क्या देखेंगे कि जो VGR है, VGR क्या शो कर रहा है, गैस का रॉकेट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, log m अपॉन m नोड, m नोड क्या है, किसी समय t के ऊपर मास है, और m क्या है, t इक्वल्स टू 0 पर मास है, और माइनस gt। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, रॉकेट की किसी समय t के ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर जो अपना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं लग रहा था, उस कंडीशन के अंदर अगर अपने से वेलोसिटी पूछ जाती तो किस तरह से करते, तो वहां पर आपने जो भी ये कैलकुलेशन की है उसमें mg वाली टर्म हटा देते, इसमें mg वाली टर्म है वो हटा दीजिएगा, हटाकर सेम प्रोसेस को ही आपको करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कंडीशन कब लगानी है, जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, g लग रहा है। अगर जी नहीं लग रहा होता उस कंडीशन के अंदर, अगर फॉर्मूला पूछा होता आपसे, यानी कि वेलोसिटी के बारे में पूछा होता, तो किस तरह से दिखाते, ये हटा जाता, बाकी जो आपके पास में आ रहा है ये होता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, विदाउट जी, यानी कि विदाउट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। याद रहेगा सभी को। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किसी और वीडियो में आपके जो भी डाउट है उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।